अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके बारे में मीन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने पढ़ा कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि इसके दोनों फेजेस को हमने देखा था, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी सारी सारी टेक्निक्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, और हमने RF वैल्यू देखा और फिर क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन को हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी को। ठीक है, आप लोग कहते हो इसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आता है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी आता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके अंदर हम लोग अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी, यानी कि कुतुब नुमाई की बुनियाद पर, यानी कि ऑपोजिट पोल्स की बुनियाद पर हम लोग उनको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर हम लोग पेपर को एज अ स्टेशनरी फेज लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पेपर पेपर कौन सा है? यहाँ पर हम लोग जो पेपर इस्तेमाल करेंगे अभी आगे चल के आपको बताती हूँ कि कौन सा पेपर लेते हो आप लोग। आप कहते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक टेक्निक है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि आपकी एक ऐसी केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग किसी भी मैटर के कंपोजिशन या फिर उसके स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, या अगर हम लोग उसके उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना चाह रहे हैं या फिर उसके कंपोजिशन को, यानी कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि हम लोग जांच पड़ताल करना चाह रहे हैं। इन शॉर्ट आप एनालिटिकल है, एनालिसिस कह सकते हो कि आप लोग जब जांच पड़ताल करना चाह रहे हो किसी भी मैटर का, तो यानी कि किसी भी मादे का, तो उसको आप लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री का नाम देते हो, जिसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड, जिसके अंदर हम लोग मिक्सचर के मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स या फिर आप लोग अगर इसको कहते हो कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप लोग अलग अलग कर लेते हो कंपोनेंट्स को। ठीक है, मिक्सचर के मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स को आप लोग अलग अलग कर लेते हो बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। ये तो इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक दोज मिक्सचर्स आर इजीली सेपरेटेड बाय दैट हैविंग कलर पिगमेंट, यानी कि आप क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के जरिए उन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हो बाआसानी, इजीली बाआसानी सेपरेटेड अलग अलग कर सकते हो जिसके अंदर कलर पिगमेंट्स मौजूद हों। पिगमेंट्स यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस दैट इम्पार्ट कलर, यानी कि जो कि कलर देता हो, रंग देता हो। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस अगर उस सैंपल में मौजूद है तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर जब आपके पास रिजल्ट्स आते हैं तो वो कलरफुल होते हैं, राइट? लाइक दिस वन, आप लोग कहते हो ये है, या फिर आप लोग इसकी बात करते हो। ठीक है, अब हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी में इनके फेजेस को तैयार कर लेते हैं। लाइक आप लोग पहले बात करते हो स्टेशनरी फेज, फिर हम लोग मोबाइल फेज की बात करेंगे। स्टेशनरी फेज की बात करते हो तो आप कहते हो क्रोमेटोग्राफिक पेपर इज यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफिक पेपर को आप लोग इस्तेमाल करते हो। क्रोमेटोग्राफिक पेपर यहाँ पर आप लोग फिल्टर पेपर ले सकते हो। लाइक जो हम लोग अपनी अपनी लैब्स में फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं, उनको आप लोग अकॉर्डिंग टू योर टेक्निक्स यूज़, यानी कि आप लोग की कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कटिंग करके आप लोग इस तरह से एक पेपर फिल्टर पेपर आप लोग ले सकते हो और फिल्टर पेपर के ऊपर ये पूरा का पूरा क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर सकते हो, राइट? ये आपका हो जाएगा फिर क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ठीक है, जिसको आप लोग एज अ स्टेशनरी फेज ले रहे हो। ठीक है, ये हरकत नहीं करेगा, ये पेपर हरकत नहीं करेगा। अब आप लोग मोबाइल फेज कह लेते हो, मोस्टली ज़्यादातर एथानॉल, वाटर, एसीटोन या फिर इन तीनों का, एथानॉल, वाटर और एसीटोन का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है इनका रेशियो में, यानी कि आप लोग मुख्तलिफ किस्म के रेशियोज में आप लोग इसको ले लेते हो। इसके मिक्सचर को यूज़ करते हो एज अ मोबाइल फेज। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप लोग जब सैंपल को प्लेस कर दोगे, प्लेस करने के बाद आपका जो सॉल्वेंट है वो हरकत करता है, ये पेपर जो है ये हरकत नहीं करता। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट होगा वो आपका मोबाइल फेज होगा और जो स्टेशनरी फेज है वो आपका ये पेपर होगा, राइट? अब हम लोग इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। आप कहते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक क्रोमेटोग्राफिक पेपर। सबसे पहले तो आप लोग क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लो, यानी कि आप लोगों ने फिल्टर पेपर ले लिया एंड कट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, और आप लोग उसको क्रोमेटोग्राफी के स्टाइल के अकॉर्डिंग आप लोग उसको कट कर लो, लाइक दिस वन। आप लोग कहते हो अगर तो आप लोगों ने असेंडिंग करना है तो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में करते हो, डिसेंडिंग करना है तब भी आप लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही करोगे। ठीक है, और अगर आप लोग सर्कुलर करना चाहते हो या फिर आप लोग रेडियल करना चाहते हो तो आप लोग गोल कटिंग करते हो। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से तीनों के तीनों चारों के चारों पेपर्स को आपने कट कर लिया। इसके बाद
ओके, तो फॉर एग्जांपल रेडियल में आर ए आ जाता है, ठीक है, रेडियल, सर्कुलर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अब आपके तो इन केस ऑफ असेंडिंग, अगर आप लोग सिर्फ इस असेंडिंग की बात करते हो, ठीक है, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में अ लाइन हैज बीन ड्रॉन ऑन द बॉटम साइड, आप लोग लाइन को बॉटम में यानी कि नीचे आप लोग ड्रॉ करते हो, ठीक है, निचली साइड पर, बॉटम साइड पर। एंड इन द केस ऑफ असेंडिंग डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग के केस में लाइन इज ड्रॉन यानी कि ड्रॉन यानी कि खींचते हो या लगाते हो, लाइन लगाते हो ऑन अपर ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक पेपर, आप लोग यही लाइन फिर ऊपर की तरफ लगाओगे, ठीक है, यानी कि असेंडिंग में आप लोग ये लाइन जिसे बेस लाइन कहा जा रहा है, इस बेस लाइन को आप लोग नीचे की तरफ लगाते हो, जबकि डिसेंडिंग के अंदर आप लोग यही लाइन ऊपर की तरफ लगाते हो, क्योंकि आप लोग असेंडिंग के अंदर अपने पेपर को आप लोग इस तरह से रखते हो, इस तरह से डिप करते हो, जबकि अगर आप लोगों ने डिसेंडिंग करना हो तो आप लोग सैंपल ऊपर लगाते हो और इसको ऊपर की तरफ ऐसे हैंग कर देते हो, और ऊपर से आपका जो भी सॉल्वेंट है वो नीचे की तरफ हरकत करता है, ठीक है। अच्छा, हमने कटिंग कर ली, लाइन लगा लिया, दिस लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन। ये जो हम लोगों ने नीचे बॉटम में लाइन लगाई, इसको आप लोग नाम दे दोगे बेस लाइन का। द डिस्टेंस ऑफ दिस बेस लाइन फ्रॉम द फाइनल एज इज 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ फाइनल एज से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आप लोग अपना स्केल रखोगे और स्केल के साथ इस चीज़ को मेजर करोगे कि हाँ जी ये 2.5 सेंटीमीटर है, लाइक दिस वन। आप लोग कहते हो कि ये 2.5 सेंटीमीटर तक इसका डिस्टेंस है, ठीक है, फाइनल एज से, यानी कि किनारे से लेकर यहाँ तक का 2.5 सेंटीमीटर तक एज होना चाहिए, मीन फासला होना चाहिए। फिर द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर ऑफ द बेस लाइन, आप लोग इसके दरमियान में अपना सैंपल प्लेस कर देते हो, या अप्लाइड यानी कि रख देते हो उसके ऊपर, अप्लाई करते हो। एंड द पेपर इज अप्लाइड इनटू मोबाइल फेस, और अब आप लोग अपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक में रखे मोबाइल फेस के अंदर इसको डिप कर देते हो, राइट। आप लोग इसको बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हो, लाइक एक गिलास के अंदर जिसका सरफेस नीचे से बिल्कुल फ्लैट होगा, उसके अंदर आप अपना मोबाइल फेस डालो, ठीक है, और मोबाइल फेस डालने के बाद इसको एज सच ऐसे उठाकर और आप लोग उसके अंदर डिप करके रख दोगे, ठीक है, और ऊपर से आप लोग उसका ढक्कन लगा देते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग ये जो मोबाइल फेस इस्तेमाल कर रहे हो, एथानॉल या एसीटोन, ये वॉलेटाइल होते हैं, ये बुखारात बनकर उड़ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक में, यानी कि आप लोगों ने अगर गिलास लिया या फिर आप लोगों ने शीशे का मर्तबान ले लिया था, छोटा सा जार, जैम का जार ले लिया था, धो के उसे खाली कर लिया, उसमें आप लोगों ने मोबाइल फेस डाला और अपने इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को उसके अंदर डिप करके और फिर आपने ऊपर से उसको ढक्कन लगा दिया, ठीक है। सॉल्वेंट क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू करेगा और अपने साथ साथ इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करता चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स, धब्बों की सूरत में अलग अलग करेगा, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी। अच्छा, यहाँ तक हो गया। फिर आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि मुनासिब वक्त के बाद क्या होगा कि द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल विल सेपरेट, आपके जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, एंड फाइनली और आखिर में या बिल आखिर आप आर एफ वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड, आप लोग हर एक एक कंपोनेंट का आर एफ वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। आर एफ वैल्यू को मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि कैसे आप लोग कैलकुलेट करते हो। फिर इन केस ऑफ सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, अगर तो सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी है, द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर, आप लोग सैंपल को दरमियान में प्लेस करते हो, लाइक आप लोगों ने सपोज आप लोगों ने ये लिया, ठीक है, आप लोगों ने गोल कटिंग कर ली, उसकी सेंटर में आप लोगों ने उसका सैंपल प्लेस किया, ठीक है। अब क्या करते हो, एंड थ्रेड हैज बीन पास्ड इन थ्रू द सेंटर, और अब आप लोग धागे को दरमियान में से गुजारते हो। कैसे गुजारते हो? बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया कि दरमियान में से आप लोगों ने इस धागे को गुजारा, ठीक है, इस धागे को गुजार के ऊपर से आपने इसके नॉट लगा दी, यानी कि ऊपर से आपने गिरह लगाई और फिर बाद में नीचे से उसको ऐसे करके खींच दो, ठीक है, ताकि जब आप लोग अपने इसको आप जब इस पूरे के पूरे पेपर को आप लोग अपने सॉल्वेंट के अंदर डिप करते हो, तो आपका सिर्फ ये थ्रेड जो है, ये धागा, ये आपका सॉल्वेंट में डिप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भीग जाएगा, और ये पेपर आपका ऊपर किनारों पर रखा हुआ होगा, ठीक है। अगर तो आप गिलास लेते हो तो गिलास के अंदर आप लोगों को सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, या तो आप उसके अंदर धागा आप लोग बड़ा कर दो, या फिर आप लोग अपना गिलास नहीं लो, कोई छोटा वाला जार ले लो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, या फिर आप पेट्री डिश ले लो। आप क्या करोगे, आप लोगों ने अपना गोल इसके अंदर कटिंग किया इसको, ठीक है, दरमियान में आपने अपना सैंपल प्लेस करना है, दरमियान में करोगे, अगर रेडियल है तो आप लोग साइडों पे करते हो,
ठीक है। अब सपोज अगर हम लोग इसकी बात करते हैं सर्कुलर की, आपने दरमियान में सैंपल प्लेस किया और फिर बाद में यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, अपना धागे को आप लोग गुजारते हो, ठीक है। ऊपर से आप लोग गिराह लगा दोगे और नीचे से धागे को खींच दोगे, ठीक है। नीचे से धागे को खींचकर आप लोग अब क्या करोगे, धागे को सॉल्वेंट के अंदर या मोबाइल फेस के अंदर डिप कर देते हो। जो आपका धागा है ये सॉल्वेंट को आहिस्ता आहिस्ता जज्ब करना स्टार्ट करता है, ये और ऊपर की तरफ लेकर आता है यहाँ तक, और फिर बाद में यहाँ से वो इस तरह से गुलाई की सूरत में वो मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि हरकत करेगा, राइट। आप लोग कहते हो थ्रेड हैज बीन पास्ड इन थ्रू द सेंटर, जो धागा है वो दरमियान में से गुजारते हो। द मोबाइल फेज विल मूव अंडर द कैपिलरी एक्शन, जो मोबाइल फेज है वो कैपिलरी एक्शन में हरकत करता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है, आहिस्तगी के साथ वो हरकत करेगा। एंड कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल विल सेपरेट, और जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, रिंग की सूरत में, राइट। वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ सैंपल को बीच में प्लेस किया था, फिर बाद में यहाँ पे धागा बांधा। लाइक आप लोगों को यहाँ पे ये सुराख नजर आ रहा होगा, यहाँ से मैंने धागा बांधा था, ठीक है, और ऊपर नॉट लगाई, नीचे से धागे को खींच दिया मैंने, और फिर बाद में इसको मैंने अपने पैट्री डिश के ऊपर रख दिया। पैट्री डिश के अंदर आप लोगों का मोबाइल फेस था, आप लोग पैट्री डिश नहीं लेते हो, आप लोग छोटा शीशे का जार ले लेते हो, तो आप लोग उसके अंदर अपना मोबाइल फेस डाल दो, यानी अपना सॉल्वेंट, और धागा सिर्फ और सिर्फ जो धागा है आपका वो उसके अंदर डिप हो जाएगा, ठीक है। और वो आहिस्ता आहिस्ता से पानी को या सॉल्वेंट को जो है वो ऊपर की तरफ लेकर आता है, और यहाँ से पहुँचने के बाद यहाँ पे गुलाई की सूरत में हरकत करेगा, और आपके पास कंपोनेंट्स ये रिंग की सूरत में गोल गोल अलग अलग हो जाएंगे, राइट। ये हो गया सर्कुलर में, ठीक है। फिर आप लोग कहते हो एंड फाइनली आर एफ वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज कैलकुलेटेड, और आर एफ वैल्यू जो है वो तमाम तर कंपोनेंट्स के आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो। और इन केस ऑफ रेडियल क्रोमेटोग्राफी में भी आप लोग कटिंग इसी तरह से गुलाई में करते हो, लेकिन आप लोग क्या करोगे, उसके अंदर आप लोग ये करते हो, ठीक है। यानी कि गुलाई में कटिंग करके सेंटर में आप लोग डॉट लगाते हो, और फिर डॉट के बाद आप लोग इससे दूर एक और सर्कल बनाते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब हम लोग रीड कर लेते हैं। आप लोग कहते हो कि रेडियल क्रोमेटोग्राफी में द सैंपल इज अप्लाइड अक्रॉस द सेंटर, यानी कि सेंटर से दूर आप लोग अप्लाई करते हो। लाइक मैंने ये यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक यहाँ पे रख दिया सैंपल, और एक यहाँ पे रख दिया। ये सैंपल जो मैं इस्तेमाल कर रही थी ये था इंक, ठीक है, ये ब्लू इंक थी और ये रेड इंक थी, ठीक है। एंड लाइक वाइज डिप्ड, लाइक वाइज यानी कि इसी तरह से हम लोग डिप कर देंगे मोबाइल फेज में, जैसे हमने सर्कुलर में किया था। एंड कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल विल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ आर्क, और अब आप लोगों के जो कंपोनेंट्स हैं सैंपल के वो इन द फॉर्म ऑफ आर्क यानी कि कॉस की सूरत में अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसी का ही एक और ये भी है, ठीक है। आप लोग कहते हो इस तरह से आपके पास कॉस की सूरत में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। फाइनली द आर एफ वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स इज कैलकुलेटेड, और फाइनली आप लोग आर एफ वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, राइट। इसके नीचे आप लोगों की बुक के अंदर ये मेन डायग्राम बनी हुई है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने अपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर सैंपल प्लेस करने के बाद इसको आप लोगों ने डिप किया है अपने मोबाइल फेस में, ठीक है। आप लोग इस चीज़ का एहतियात रखोगे या फिर ध्यान रखते हो आप लोग कि आप लोग ये जो सैंपल आप लोगों ने जो लगाया था 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, अपने पेपर के ऊपर आप लोगों ने जो सैंपल प्लेस किया था, आप लोग अपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक में इतना सॉल्वेंट नहीं डालोगे कि सैंपल उसके अंदर डूब जाए, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ इतना डालना है कि आपका सैंपल जो है, ये जो सैंपल लगा हुआ था ये उस मोबाइल फेस से ऊपर ही रहे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्वेंट आए। लाइक दिस वन आप लोग कहते हो सैंपल जो आप लोग सॉल्वेंट डालोगे वो बस सिर्फ इतना होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर की तरफ हरकत करे। ऐसा नहीं कि आपका सैंपल जो है वो पानी में ही डूब रहा है और जो आपके कंपोनेंट्स फिर सही से सेपरेट नहीं होते, राइट। फिर आप लोग बात कर लेते हो आगे आप लोगों की डिफरेंट तरह के मीन इनकी शेप्स आ जाती हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की। लाइक दिस वन आप लोग बात करो कि यहाँ भी ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है जिसके अंदर आप लोगों ने नीचे सैंपल प्लेस किया था और आहिस्ता आहिस्ता करके स्पॉट्स की सूरत में आपके पास
जो है वो अलग हो गए हैं कंपोनेंट्स। और अगर आप डिसेंडिंग की बात करते हो तो आप लोग अपने पेपर को ऊपर की तरफ हैंग करते हो और सॉल्वेंट को ऊपर ट्रे में आप लोग डालते हो, और आपका सॉल्वेंट आपका सैंपल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ कंपोनेंट्स अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप लोग सर्कुलर की बात करते हो तो इसके अंदर आप लोग अपने सैंपल को सेंटर में प्लेस करते हो और फिर वो रिंग की सूरत में आपके कंपोनेंट जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, राइट। जबकि अगर आप लोग रेडियल की बात करते हो तो रेडियल के यहाँ पर डायग्राम ज़्यादा क्लियर नहीं है, जो कि कुछ इस तरह की है। आप लोग कहते हो आप सेंटर से दूर अपने सैंपल को प्लेस करते हो और आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो आर्क की सूरत में यानी कि कॉस की सूरत में अलग अलग हो जाएंगे, राइट। और अब हम लोग एंड पे इसकी पढ़ेंगे एप्लीकेशंस को, यानी कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग इसको फार्मेसी के अंदर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग ये तो इज़ यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप लोग इस्तेमाल करते हो कब, जब आप लोग अलग करना चाहो मुख्तलिफ किस्म के एपीआई को, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को अगर आप लोग अलग अलग करना चाह रहे हो तो फिर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द पोलैरिटी, यानी कि अगर आप लोग ऑपोजिट चार्जेस को अगर आप लोग मालूम करना चाहते हो तब, या फिर एवापोरेशन पावर अगर आप देखना चाहते हो उस टाइम पर ऑफ एनी गिवन कंपाउंड, तब भी आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो। इट इज़ यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, यानी कि जहर की शिनाख्त के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। इट इज़ यूज इन द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात को जांचने के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। एंड इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़, मुख्तलिफ किस्म के बॉडी टिश्यूज़ को अलग अलग करने के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। और फॉरेंसिक मेडिसिन में, यानी कि जांच पड़ताल वाली मेडिसिन में भी के लिए भी आप लोग इस्तेमाल करते हो फॉर इन्वेस्टिगेशनल पर्पस, यानी कि अगर जब कभी आप लोगों ने तहकीक करना मकसद हो आपका, उस टाइम पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो, राइट। लास्ट में आप लोगों का आ जाता है आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि ये क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट, यानी कि आपके सॉल्वेंट ने कहाँ तक हरकत की थी वो, और उसके ऊपर ऊपर आप लोग लिखते हो कि आपके सब्सटेंस ने, आपके कंपोनेंट ने कहाँ तक हरकत की थी, ठीक है। RF वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस, यानी कि सपोज अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है, रेडियल की बात कर लेते हो, तो आपका सॉल्वेंट जो था उसने यहाँ से हरकत करना स्टार्ट की थी और सपोज आप लोगों ने यहाँ पर उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। आपके सॉल्वेंट ने यहाँ तक हरकत की और आप लोगों ने फिर देखा कि आगे कोई कंपोनेंट अलग नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने उसको बाहर निकाल लिया, सॉल्वेंट आगे उसने हरकत नहीं की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे कि आपका सॉल्वेंट जो था उसने कितनी हरकत की, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ये देखते हो कि आपके सैंपल ने कहाँ से कहाँ तक हरकत की, लाइक यहाँ से लेकर आपका ये सैंपल वन, उसने यहाँ तक हरकत की थी, ये ए कंपोनेंट था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बी कंपोनेंट था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सी कंपोनेंट अलग हो गया था, राइट। सॉरी, आप लोग जो सॉल्वेंट है उसका डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट करते हो, इसके यहाँ ओरिजिन से नहीं करोगे, यहाँ ये बेस लाइन से स्टार्ट करते हो कि बेस लाइन से आगे ऑनवर्ड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाता है सॉल्वेंट का, और आप लोग इस लाइन को नाम देते हो सॉल्वेंट फ्रंट का, ठीक है। ये आपके सॉल्वेंट फ्रंट आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस पे डिवाइड करते हो तो एक कंपोनेंट का आएगा, इस डिस्टेंस को यानी कि इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर इतने डिस्टेंस पे डिवाइड कर देते हो तो आपका कंपोनेंट बी आएगा। और इसी तरह से आपका सी, यहाँ से इस डिस्टेंस को अगर आप लोग इस डिस्टेंस के ऊपर अगर आप लोग डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा कंपोनेंट सी, ठीक है। ये उस टाइम पर आएगा अगर आप लोग रेडियल क्रोमेटोग्राफी को कैलकुलेट करना चाहते हो। और अगर तो आप लोग असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग की बात करते हो तो आप लोगों ने सपोज किया कि आपने सॉल्वेंट जो था वो यहाँ तक उसने हरकत की और उसके बाद वो स्टॉप हो गया, ठीक है, हम लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। तो पहले पहले तो आप लोग ये देख लोगे कि आपके इस बेस लाइन से आपके सॉल्वेंट तक का डिस्टेंस कितना है। सपोज ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखोगे कि आपका ए कंपोनेंट कहाँ से कहाँ तक इसने हरकत किया और वो 2 सेंटीमीटर था, जबकि जो बी कंपोनेंट है वो उसने ट्रेवल किया है 3.5 सेंटीमीटर का, राइट।
राइट। इसके बाद आप लोग देखते हो कि ना अगर मतलब कि आपके फर्स्ट ए सॉल्वेंट ने सॉरी ए कंपोनेंट ने यहाँ इतना 2 सेंटीमीटर ट्रेवल किया था, बी ने किया 3.5 सेंटीमीटर और सी ने किया कितना 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप लोग ए का कैलकुलेट करते हो तो आप लोग कहते हो 2/8.5। ठीक है, और आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा वो आएगा ए कंपोनेंट का आर एफ वैल्यू। बी कंपोनेंट का आप लोग कहते हो दिस वन, ये बी था ना आपका, तो 3.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 8.5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से सी का कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप लोग कहते हो 5.5 सेंटीमीटर ओवर 8.5 सेंटीमीटर। ये आंसर आप लोग इसका निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आपकी आर एफ वैल्यू ऑफ ए बी सी आपका निकल आएगा। असेंडिंग के लिए जो है वो इस तरह से है, डिसेंडिंग के लिए भी इसी तरह से होगा, बस सिर्फ आप लोग उसको प्लेस जब अटैच कर रहे हो तो वो आपका डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है, अच्छा, जब आप लोग इसको पूरे को परफॉर्म कर लेते हो देन इट विल बी कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राम। पहले ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर था और अब ये जब हमने इस पे सब कुछ परफॉर्म कर लिया, कैलकुलेशन कर रहे हैं अब हम लोग, देन इट विल बी कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राम। राइट। आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे टीएलसी को। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।